हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम नैनीताल जनपद भाग 4 के संबंध में चर्चा किए थे। ठीक है, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नैनीताल जनपद का 5वां भाग, जो कि इसका अंतिम भाग है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और नैनीताल जिले की संपूर्ण जानकारी इन 5 भाग के जरिए आपको प्रदान की गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नैनीताल जनपद भाग 5, जिसमें सबसे पहले हम विविध तथ्य देख लेते हैं। कुछ एक आध फैक्ट जो आगे छूट गए हैं उनके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला है 17वीं वन रिपोर्ट। 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 2021 में आई थी, दिसंबर 2021 में। ठीक है, के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार देखो, नैनीताल की स्थिति अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल का स्थान, नैनीताल का स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान है। ठीक है, नैनीताल का दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान। पहला फैक्ट ये हो गया, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? पौड़ी। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल का स्थान। इसमें पहले नंबर पर, ठीक है, पहला स्थान है इसका। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? नैनीताल का है। और वैसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? पौड़ी का है, नैनीताल दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नैनीताल में जो कुल वन क्षेत्रफल है वो है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नैनीताल का कुल वन क्षेत्रफल, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो प्रतिशत इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, नैनीताल का कुल वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल कितना है? नैनीताल का कुल वन क्षेत्रफल 71.62%। ठीक है, 71.62% इसका कुल वन क्षेत्रफल है, जिसमें से जो कि नैनीताल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, सर्वाधिक सघन वन, सर्वाधिक सघन वन ये भी कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? नैनीताल। यानी कि सबसे ज्यादा घने जंगल कहाँ है राज्य में? किस जिले के हैं? नैनीताल के। ठीक है, फिर हल्के घने जंगल और पूरी तरह खुले हुए जंगल कहाँ के हैं? पौड़ी के। ठीक है, खुले वन और मध्यम सघन वन में पहला स्थान पौड़ी का है, और सर्वाधिक सघन वन में पहला स्थान किसका है? नैनीताल का। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट जो कि परीक्षा में छपने वाले सवाल है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, 2019 जब 16वीं रिपोर्ट आई थी और 2021 जब 17वीं रिपोर्ट आई, के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, वृद्धि वाला जिला ये भी क्या है? नैनीताल। ठीक है, नैनीताल। तो यही सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2019 से 2021 के मध्य में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? नैनीताल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, 17वीं वन रिपोर्ट जो कि 31 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, इसमें इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कौन है? पौड़ी। दूसरे स्थान पर कौन आता है? नैनीताल। बिल्कुल छपने वाला सवाल है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? नैनीताल है। ठीक है, पहले स्थान पर आता है। नैनीताल का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 71.62%। ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 71.62% क्या है? वन क्षेत्र है नैनीताल में। फिर सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन है? ये भी नैनीताल है। और 2019 जब 16वीं रिपोर्ट आई थी और 2021 जब 17वीं रिपोर्ट आई है, इन दोनों के मध्य में जो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो जिला कौन सा है? नैनीताल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले और आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अन्य फैक्ट में देखें, और देखो, नैनीताल थाने की स्थापना, नैनीताल थाने की स्थापना
कब की गई थी? 1843 में, ठीक है। 1843 में अंग्रेजों ने नैनीताल को विकसित करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर एक थाने की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। नैनीताल में 1841 में थाने के, देखो थाना अल्मोड़ा थाना 1837, नैनीताल थाना 1841, रानीखेत में 1869 में, सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, लगातार। और इसके अलावा एक और जो फैक्ट है, यहाँ पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रहा है पहले से ही, ठीक है। 1867 में, फिर 1880 में 2 बड़े भूस्खलन नैनीताल में देखे गए हैं। तो जब 1867 में यहाँ पर भूस्खलन हुआ था नैनीताल में, ठीक है, उसके संबंध में, जांच के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था। कौन सी थी? हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि लगातार एग्जाम में बनने की संभावना और पूर्व में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन, ठीक है, कमेटी का गठन कब किया गया था? देखो 1867 में, ठीक है, जब पहली बार भूस्खलन हुआ उसके पश्चात इस कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? रैमजे द्वारा, ठीक है, रैमजे द्वारा किया गया था। इसका गठन भी आपने ध्यान रखना है। अगला है 1856 में नैनीताल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, नैनीताल में प्रथम, भारत की प्रथम, ठीक है, प्रथम मेथोडिस्ट चर्च स्थापित की गई, ठीक है, स्थापित की गई। तो ध्यान रखिएगा कब की गई? 1856 में नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च स्थापित की गई। किसके द्वारा? विलियम पादरी बटलर द्वारा, ठीक है, पादरी विलियम बटलर द्वारा, ठीक है। ये स्थापित की गई थी कब? 1856 में स्थापित की गई थी भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च। कहां पर? नैनीताल में। कब? 1856 में, पादरी विलियम बटलर, ठीक है, इसको आगे पीछे कर लीजिएगा, पादरी विलियम बटलर, इसके द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। नैनीताल थाने की स्थापना 1843, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 रैमजे द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि भूस्खलन से संबंधित थी, उसके संबंध में जांच के लिए। और 1856 में नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नैनीताल के प्रमुख व्यक्तित्व। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरा नैनीताल के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें पहले व्यक्ति हैं खुशीराम आर्य, ठीक है, खुशीराम आर्य, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में। जन्म 1886 में कहा हुआ था? हल्दूचौड़, जो कि हल्द्वानी और लालकुआं के मध्य में पड़ता है, ठीक है। हल्दूचौड़ में इनका जन्म हुआ था। हल्दूचौड़ हल्द्वानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। एक समाज सेवी, मुख्यतः समाज सेवी थे, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रही, समाज सेवी थे। और बाल विवाह प्लस छुआछूत, ठीक है, बाल विवाह प्लस छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, ठीक है, विरोध किया। इसके संबंध में कार्य भी किया इनके द्वारा, ठीक है, विरोध किया। और साथ ही दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में अग्रणी रहे। दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में अग्रणी रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो खुशीराम आर्य, जिनका जन्म कब हुआ? 1886 में। कहा? हल्दूचौड़, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 1971 में इनकी मृत्यु हुई। जीवन भर बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किया था और दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में अग्रणी रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में सारे फैक्ट और ये सारे चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। नैनीताल जिले के रहने वाले हैं। अगले देखो, अगले कौन है? नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी,
और यहां से एक सवाल जरूर छपना है, ठीक है। इसमें से एक सवाल पक्का आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से एक सवाल पक्का छपेगा। देखो जन्म कब हुआ था? 1924 में, ठीक है। कहां हुआ था? बल्यूटी गांव, ठीक है। बल्यूटी गांव जो कि नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। जन्म 1924, बल्यूटी गांव नैनीताल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष। उत्तराखंड में विकास पुरुष किसे कहा जाता है? नारायण दत्त तिवारी को। तो ध्यान रखिएगा, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। अगला फैक्ट जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है, सबसे पहले कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? 1976, 1976 में यूपी के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि नारायण दत्त तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने, ठीक है। तो कब बने थे? 1976 में पहली बार बने थे, प्लस 1984 और 1988 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री बने। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निम्न में से किस वर्ष नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने? क्योंकि 3 बार बन चुके हैं, एक बार एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब कब चुने गए? 3 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऐसे भी आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। जन्म इनका 1924 बल्यूटी गांव में होता है, विकास पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में विकास पुरुष किसे कहा जाता है? नारायण दत्त तिवारी को, ठीक है। देखो 1974 में उत्तर प्रदेश, 1976 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, और 84 और 88 में उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इसके बाद देखो 2 मार्च 2002 उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित 2 मार्च 2 उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये बने थे, ठीक है। और 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना इनके बारे में, कार्यकाल पूर्ण किया था, ठीक है। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूर्ण किया था उत्तराखंड में अभी तक का, कौन है? नारायण दत्त तिवारी, जो कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित और क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री, ठीक है। निर्वाचित प्रथम और क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। प्रथम निर्वाचित थे, देखो प्रथम तो निर्वाचित थे, प्रथम निर्वाचित, और वैसे क्रम यदि देखा जाए तो तीसरे, कुल स्थान में तीसरे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 2 बन चुके थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी जी, वो अंतरिम विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब पहली निर्वाचित विधानसभा, उसके मुख्यमंत्री कौन बने? नारायण दत्त तिवारी, ध्यान रखेगा, ठीक है। उसके पश्चात देखो अगला पॉइंट, 2007 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने, ठीक है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2007 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। इसके अलावा अन्य फैक्ट इनके बारे में जो परीक्षा उपयोगी है वो कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर 18 अक्टूबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। 2007 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। और 2021 में मरणोपरांत इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान, जो कि 2021 से ही शुरू हुआ, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। तो सारे फैक्ट इनके बारे में छपने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए थे और जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था,
5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति उत्तराखंड में कौन है अभी तक का? नरेंद्र तिवारी, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। 2 मार्च 2002 से 2007 तक का ये मुख्यमंत्री रहे। देखो, इसके अलावा 1976 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, फिर 84 और 88 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री ये यूपी के रहे हैं, 1 बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखो आगे, पहले निर्वाचित और कुल क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री 2007 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। ठीक है, 18 अक्टूबर 2018 को इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात 2021 में इन्हें मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से नवाजा गया। ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा 4 अन्य को भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट इनके बारे में। अगले हैं प्रोफेसर डी शर्मा। प्रोफेसर डी शर्मा, ठीक है, जन्म होता है 1924, जंगलिया गांव, जो कि नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, जंगलिया गांव में इनका जन्म होता है 1924 में। ये एक भाषा शास्त्री प्लस प्राच्यविद रहे हैं। ठीक है, भाषा शास्त्री प्लस प्राच्यविद रहे हैं। जन्म 1924 जंगलिया गांव में इनका होता है। ठीक है, प्रोफेसर डी शर्मा। 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2011 में पद्मश्री, ध्यान रखिएगा, पद्मश्री, ठीक है, 2011 में पद्मश्री ने प्रदान किया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, प्रमुख रचनाएं, जिनमें सबसे पहली रचना है मध्य हिमालय की खस। मध्य हिमालय की खस, इनकी किताब आती भी है, कई लोग पढ़ते भी हैं इसको तैयारी के लिए। ठीक है, मध्य हिमालय की खस। दूसरी रचना इनकी हिमालयी संस्कृति के मूलाधार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी रचना हिमालयी संस्कृति के मूलाधार। अगली रचना है उत्तराखंड के लोक देवता। ये सारी महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी महत्वपूर्ण और पूछी जाएंगी। उत्तराखंड के लोक देवता। और अगली रचना इनकी उत्तराखंड की लोक कलाएं एवं शिल्प कौशल। उत्तराखंड की लोक कलाएं एवं शिल्प कौशल। ठीक है, इनकी रचनाएं देखो, मध्य हिमालय की खस, हिमालयी संस्कृति के मूलाधार, उत्तराखंड के लोक देवता और उत्तराखंड की लोक कलाएं एवं शिल्प कौशल। ठीक है, इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले देखो देवेंद्र मेवाड़ी। रचनाएं याद रखिएगा, इनकी अवश्य पूछी जाएंगी। ठीक है, देवेंद्र मेवाड़ी, जिनका जन्म भी कहां होता है? नैनीताल में होता है 1944 में। 1944 ओखल कांडा में होता है। ठीक है, ओखल कांडा। जन्म 1944 में ओखल कांडा में होता है, जो कि नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, लेखक है और विज्ञान कथाकार हैं। लेखक प्लस विज्ञान कथाकार, विज्ञान संबंधी नाटक भी लिखते हैं। ठीक है, विज्ञान कथाकार हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मेरी यादों का पहाड़, और सबसे महत्वपूर्ण किताब इनकी, ठीक है, मेरी यादों का पहाड़। ठीक है, ये क्या है? इनका संस्मरण है। और अन्य रचनाओं में देखो, मेरी यादों का पहाड़ इनका संस्मरण है। ठीक है, अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है विज्ञान और हम, दूसरी विज्ञान जिनका ऋणी है, विज्ञान जिनका ऋणी है, विज्ञान और हम, सूरज के आंगन में, अगला है सौर मंडल की सैर, सौर मंडल की
सैर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, सौर मंडल की सैर, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा देखो 2021 में ना राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया 2021 में, राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि करंट अफेयर्स का भी, ठीक है, 2021 में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। किस रचना के लिए दिया गया है? हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक इनका, हिंदी नाटक, नाटक का नाम है नाटक नाटकमय विज्ञान, नाटक नाटकमय विज्ञान। इसके लिए इन्हें 2022 में 2021 में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021 में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी नाटक, नाटक नाटकमय विज्ञान के लिए किसको दिया गया? देवेंद्र मेवाड़ी को, ठीक है। तो देवेंद्र मेवाड़ी, जिनका जन्म 1944 ओखलकांडा में होता है, ये एक लेखक और विज्ञान की कहानियां लिखने वाले क्या विज्ञान कथाकार हैं, ठीक है। इनका संस्मरण कौन सा है? मेरी यादों का पहाड़, ये तो महत्वपूर्ण है इनका, ठीक है, बिल्कुल छपने वाला सवाल है। और साथ ही विज्ञान जिनका ऋणी है, ठीक है, ये भी पूरी संभावना है कि प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी अन्य रचनाएं भी इनकी महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ ही रचनाएं मेरे द्वारा लिखाई गई, इनकी रचनाएं 20 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा आपको महत्वपूर्ण 4-5 रचनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लिखाई गई है, ठीक है। तो रचनाएं देखो, मेरी यादों का पहाड़ इनका संस्मरण है, और अन्य में विज्ञान और हम, विज्ञान जिनका ऋणी है, सूरज के आंगन में, सौर मंडल की सैर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और नाटक, एक नाटक नाटक में विज्ञान, इसके लिए इन्हें 2021 में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। अगले हैं देखो जिया रानी, जिया रानी जो कि कत्यूरी कालीन है, ठीक है, कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक प्रीतम देव, प्रीतम देव की पत्नी थी, ठीक है, कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी थी कौन? जिया रानी, ठीक है। आगे देखो, इनका अन्य नाम क्या था? पिंगला या प्योला, अन्य नाम पिंगला या फिर प्योला, ठीक है, अन्य नाम था, पूछा जाता है पिंगला या प्योला किसका अन्य नाम था? किसका था? जिया रानी का, ठीक है। इन्हें उपनाम क्या दिया जाता है? कुमाऊं की झांसी की रानी, ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की झांसी की रानी किन्हें कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी भी माना जाता है, ठीक है, कुमाऊं में न्याय की देवी, इन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी भी माना जाता है, माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी भी माना जाता है। तो देखो सारे फैक्ट, जिया रानी जो कि कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी है, इनके नाम पर जिया रानी मेला भी लगता है, कहां पर? रानी बाग में लगता है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिया रानी मेला इन्हीं के नाम पर रानी बाग में लगता है। तो रानी बाग स्थल से ये संबद्ध रही है, ठीक है, संबंधित रही है ये प्रीतम देव की पत्नी। अन्य नाम क्या है? पिंगला या प्योला। इसके अलावा उपनाम क्या? देखो, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई ने कहा जाता है, या कुमाऊं की झांसी की रानी ने कहा जाता है, ठीक है, और कुमाऊं में न्याय की देवी भी इन्हें माना जाता है, ठीक है, कुमाऊं में न्याय की देवी किसे माना जाता है? जिया रानी को। तो अगले हैं यहां से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं, ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से यहां से? प्रमुख खिलाड़ी सबसे पहले हॉकी से, हॉकी में देखो सैयद अली, सैयद अली जो कि नैनीताल के रहने वाले, ठीक है, सैयद अली। दूसरे आर.एस. रावत, आर.एस. रावत, ठीक है, ये भी हॉकी से संबंधित है, और इन्हें भारत के श्रेष्ठ गोलकीपर भी नवाजा गया, ठीक है, भारत के श्रेष्ठ गोलकीपर घोषित किए गए हैं, ठीक है। पूर्व में जब
अंतरराष्ट्रीय करियर इनका रहा था उस समय पर। भारत के श्रेष्ठ गोलकीपर ही घोषित किए गए, ठीक है, RS रावत और देखो सैयद अली। अगले हैं हॉकी से ललित शाह। ये भी हॉकी से है, ठीक है। और एक और प्लेयर है यहां से ललित प्रसाद, जो कि मुक्केबाजी से हैं। ललित प्रसाद जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नैनीताल के प्रमुख व्यक्तित्व में सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, और जो भी उनके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे नरेंद्र तिवारी जी कब मुख्यमंत्री बने, कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने, दूसरी बार कब बने, तीसरी बार कब बने, अलग अलग सवाल पूछा जा सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि नरेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब निर्वाचित हुए, तो आपने याद रखना, ठीक है। 1984, 1988, इस तरह से याद रखना है आपने, ठीक है। और 1976 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, साथ में 2002 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, वो भी आपको याद रखना है। पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, और अभी तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। और इसके अलावा देवेंद्र मेवाड़ी जी, जिन्हें 2021 में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। नाटक में विज्ञान, याद रखिएगा किस नाटक के लिए दिया गया, किसे दिया गया, कब दिया गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है, उनकी अन्य रचनाएं, विज्ञान जिनका ऋणी है, अति महत्वपूर्ण रचना, ठीक है। और मेरी यादों का पहाड़, वो भी उनका संस्मरण, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी है। तो उन्हें ध्यान रखिएगा, सारे व्यक्तित्व जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नैनीताल जिले की सारी जो भी जानकारियां, विविध जानकारियां अलग अलग अध्याय से एकत्रित करके मेरे द्वारा आपको प्रदान कराई गई है। उम्मीद है आप लोगों को जिला दर्शन की सीरीज अति पसंद आ रही होगी, ठीक है, और आप लोग इसका उचित लाभ ले पा रहे होंगे। और यदि नहीं ले रहे हैं तो आप लोग सारी अन्य क्लासेस भी देख लीजिए पुरानी, सारे जिले की इसी तरह जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, और उद्देश्य यही है कि आपकी परीक्षा वाणी 70% इसमें ही कवर हो जाए, ठीक है। अगर यही 70% कवर हो गई तो आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता फिर परीक्षा वाणी को नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सारे के सारे संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं उनके साथ मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और जिनका भी पेपर है अभी पटवारी का, फॉरेस्ट गार्ड का, या जो कनिष्ठ सहायक के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर आगे सर्वेयर, स्टेनोग्राफी भी जो लोग कर रहे हैं, मेरा दूसरा चैनल है स्टेनोग्राफी, वहां से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। और स्टेनोग्राफी के लिए भी अगले वर्ष पद आने की पूरी संभावना है। जो आयोग द्वारा अग्रिम कैलेंडर जारी किया गया उसमें सितंबर 2023 में पद आने का दर्शाया गया, ठीक है, कि उसके लिए विज्ञापन आएगा। तो जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक एग्जाम के लिए क्या होता है, रिटन एग्जाम, ठीक है। जब तक आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते तब तक आपको अगले दौर में प्रवेश नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों का स्टेनो हो जाएगा, या टाइपिंग हो जाएगा, या फिर आपका फिजिकल हो जाएगा, तो अगले दौर में आप सीधा नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए आपको चलना पड़ता है, और चलने की सबसे पहली कड़ी क्या है, आपका रिटन एग्जाम। तो क्वालिफाई आपको रिटन एग्जाम करना होता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप बेहतर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और बिंदुवार पढ़ें, अपना सिलेबस उठा रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसमें भी क्या क्या छोड़ना है। पुराने पेपर देखिए आप, लोक सेवा आयोग के पिछले 10 पेपर देखिए, प्रश्न कैसे बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आकलन करके उसके पश्चात आप लोग पढ़िए, और यही आकलन करके मेरे द्वारा आप लोगों को मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। बस आप याद करते चलिए, यदि आप कुछ नहीं पढ़ते अतिरिक्त तो इतना ही याद कर लीजिए। सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, जैसे रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।